एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी त्यागी। नमस्कार। 2 दिन पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए अरविंदर सिंह लवली ने कहा है कि कांग्रेस अब वो पार्टी नहीं रही जिसके वो सदस्य थे। लवली ने दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष अजय माकन पर भी तीखे वार किए। उन्होंने कहा कि अजय माकन ड्रामेबाज हैं। लवली ने कहा कि माकन खुद को दोस्त बताते हैं, लेकिन उनके पास बात करने तक का टाइम नहीं था। लवली से एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता की ये एक्सक्लूसिव बातचीत देखिए। एमसीडी चुनावों के मतदान में आखिरी कुछ घंटे का वक्त बचा है, लेकिन कुछ घंटे पहले ही प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। आखिर क्या वजह रही है, क्या ऐसे हालात रहे हैं जो कि एक पूर्व अध्यक्ष को बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ी? हमारे साथ मौजूद हैं अरविंदर सिंह लवली साहब। सर, मतदान होने में कुछ घंटों का वक्त बाकी था, उससे पहले ही आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली। क्या हालात रहे, क्या वजह रही है इसकी? देखिए, एक तो निश्चित तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि जिस कांग्रेस का मैं सदस्य था और जिस कांग्रेस की नीतियों की वजह से ये पार्टी ज्वाइन की थी, आज ये वो पार्टी नहीं रही है। वो पार्टी गरीब लोगों के साथ, आम लोगों के साथ खड़ी रहती थी, उनकी सुनवाई करती थी। इस पार्टी में तो अपने लीडर्स को ही नहीं पूछा जाता, सीनियर लीडर से ही नहीं बातचीत कर दी जाती, उनसे मिलने का ही समय नहीं है। तो आम जनता का क्या ख्याल रखेंगे? हम लोगों की सरकार गई, यूपीए 2 में जो स्कैम्स हुए उसके एलिगेशंस लगे, जिसकी वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से हमारी सरकार गई। अब हमारी सरकार नहीं है तो हम टिकटों में भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ये पार्टी रास्ते से भटक गई है और मैं समझता हूँ कि ये समाप्ति की ओर है। और जिस व्यक्ति में भी जरा सा भी आत्मसम्मान है, उसके लिए इस पार्टी में 1 मिनट भी रहना जो है वो मुमकिन नहीं है। क्या इसकी एक वजह अजय माकन को जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद से लगातार जो है आप लोगों की तरफ से डॉक्टर वालिया हो गए या फिर जो है कार्यकर्ता हो गए, और लगातार कई शिकायतें सामने आ रही थी, उसकी वजह क्या अजय माकन है? देखिए, ऐसा है कि अजय माकन प्रदेश अध्यक्ष हैं और हाईकमान का काम होता है कि अगर वो ठीक काम भी ना करें तो उसको देखें। लेकिन सवाल केवल इस बात का नहीं है, सवाल केवल मेरी नाराज़गी का नहीं है, सवाल पार्टी की नीति का भी है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का नेतृत्व है, जिस तरीके से वो देश को नई दिशा दे रहे हैं, राजनीति की नई परिभाषा तय कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बंद कमरों में बैठ के हम लोग पहले भी नरेंद्र मोदी जी की और अमित शाह जी के नेतृत्व की तारीफ करते थे, लेकिन निश्चित तौर पे अब इतनी घुटन महसूस कर रहा था और मुझे लग रहा था कि मैं राजनीति में किस लिए हूँ। क्या राजनीति में केवल इसलिए हूँ कि मैं अपने बंद कमरे में बैठ के अपमानित होता रहूँ, या मैं काम करने के लिए आया हूँ, या किस लिए आया हूँ? किसने किया ये अपमान? क्या जो है पार्टी आलाकमान से इस बारे में आपकी बात हुई, यानी कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी तक की बात पहुंची? क्योंकि आप पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी से भी लगातार पहले बातचीत होती थी, क्या उन तक ये बात पहुंची? ये अपमान मैं तो बता रहा हूँ, मैं लगातार 2 साल से कोशिश कर रहा था बात करने की, लेकिन नहीं हो पा रही थी बात। और कहीं ना कहीं जो है मुझे ये लग रहा था कि जो है हम अपना योगदान जो है वो नहीं दे पा रहे। और निश्चित तौर पे जिस तरीके का अभियान भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने छेड़ रखा है, तो मुझे लगा कि हमको भी कहीं ना कहीं छोटा मोटा अपना योगदान उनके उस काम में देना चाहिए। यही सोच के जो है मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी और मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं अमित शाह जी का कि उन्होंने मुझे मौका दिया इस पार्टी के लिए काम करने का और इस पार्टी को ज्वाइन करने का और उन लोगों को एक्सपोज करने का जो केवल जो है अपने फायदे के लिए दिल्ली में राजनीति करना चाहते हैं। कौन है वो लोग? कांग्रेस का नेतृत्व है, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस का बाकी नेतृत्व है जिनका कोई विजन नहीं है। कांग्रेस जानी जाती थी गरीब लोगों की पार्टी। कांग्रेस के नेता अनथराइज कॉलोनी में जाते थे, झुग्गी झोपड़ी में जाते थे। आज भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष तो झुग्गी में सो रहा है, लेकिन जो कांग्रेस का अध्यक्ष है वो झुग्गी झोपड़ी के लोगों से उसको घिन आती है। अजय माकन ने तो जो है जब एबीपी न्यूज़ के कार्यक्रम घोषणा पत्र में आए, उन्होंने कहा कि उनको तो जो है एबीपी न्यूज़ के जरिए पता चल रहा है कि अरविंदर सिंह लवली ने ज्वाइन कर ली बीजेपी। आप लोगों की कोई पहले बात भी नहीं? देखिए, यही सबसे बड़ा सबूत है कि उनका कितना मेरे जैसे सीनियर आदमी के साथ भी उनका कांटेक्ट नहीं है। और वो इमोशनल, मुझे पता है, बहुत अच्छी ड्रामेबाजी कर लेते हैं, क्योंकि हम तो बहुत नज़दीक रहे हैं, तो मैंने उनकी पहले भी देखी हुई है ड्रामेबाजी। जब उनको इतनी तकलीफ है और उनको लगता है कि उनको व्यक्तिगत नुकसान हुआ और हमारी इतनी दोस्ती है, तो उनको अपने दोस्त के बारे में नहीं मालूम है कि दोस्त क्या कर रहे हैं। तो ये अपने आप में ये दिखाता है कि किस तरीके का संपर्क, और मेरे जैसे अगर लीडर के साथ उनका संपर्क नहीं है तो आम कार्यकर्ता का क्या हाल होगा कांग्रेस में, ये अपने आप में दर्शाता है। और जितनी भावुकता उन्होंने एबीपी न्यूज़ पे दिखाई, उससे आधी भी पहले दिखा देते
तो शायद आज ये दशा जो है कांग्रेस की नहीं होती थी। इसके साथ ही में अब सवाल जो है ये भी उठता है कि अब आप जो है कांग्रेस का दिल्ली में क्या भविष्य देख रहे हैं, केंद्र में क्या भविष्य देख रहे हैं, क्योंकि अब आप जो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, अब आप बीजेपी के नेता हैं। क्या कांग्रेस वाकई में समाप्ति की ओर है? जो बीजेपी एक तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, क्या आप क्योंकि कांग्रेस से ही जुड़े हुए थे सालों तक, अब आप बीजेपी में हैं? देखिए, जो पार्टी को यही ना पता हो कि उसकी नीति क्या है, उसकी दिशा क्या है, उसको करना क्या है, तो उसको कौन बचा सकता है। और निश्चित तौर पे दूसरी तरफ जो है, जिस तरीके का सशक्त नेतृत्व, मैं ये ऐसा नहीं है कि अब मैंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया तो मैं आरजे कह रहा हूँ। मुझे आज भी याद है कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो उस समय हमारे तरफ से, लीडर्स की तरफ से कुछ टिप्पणी की गई थी, तो मैंने बहुत सारे सीनियर लीडर्स को फ़ोन किया था कि भाई ये क्या है, आप देश के इशू पे भी जो है आप लोग ऐसी हल्की राजनीति कर रहे हो। और निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, ईमानदारी की बात है कि अभी पिछले दिनों सीआरपीएफ के जवानों के साथ जिस तरीके से कश्मीर में घटना हुई, उसने हमको एकदम से झकझोर के रख दिया। हमारे परिवार के सदस्य हमसे पूछने लगे कि आप ऐसी पार्टी के सदस्य हो जो इस तरीके की घटनाओं पे भी कोई प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं समझता। तो कहीं ना कहीं हमको सोचना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमको ये देखना पड़ेगा कि हम राजनीति केवल वोटों की राजनीति नहीं होती। हम जो भी हैं, देश से बड़ा कोई नहीं हो सकता, देश पार्टी से कहीं बड़ा होता है। क्या इस बार इस चीज को लेकर के राहुल गांधी से आपकी बातचीत हुई है? क्योंकि आप जब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, राहुल गांधी की एक टीम जिसको कहा जाता था, उसका भी आपको जो करीबी माना जाता था, क्या इस बारे में राहुल गांधी से बातचीत हुई है? राहुल गांधी बातचीत कर रहे थे? क्योंकि अजय माकन आपने कहा कि बातचीत नहीं कर रहे थे, राहुल गांधी या सोनिया गांधी बातचीत कर रहे थे? मैं तो आपसे वही कह रहा हूँ कि कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है। वो बेचारे डॉक्टर वालिया बहुत ही शरीफ आदमी है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उनसे कोई पूछने वाला तैयार नहीं है कि आप इस्तीफा वापस ले लीजिए, क्यों इस्तीफा दिया। तो ये जो है वो है। और मैं कहना चाहता हूँ तमाम अच्छे लोगों को कि हमको एकजुट होना चाहिए, देश हित में आगे आना चाहिए। मेरे बीजेपी ज्वाइन करने के बाद हो सकता है कि थोड़े दिन कांग्रेसियों की इज्जत हो जाए और ये नेता लोग फ़ोन करने लग जाएं, लेकिन ढाक के वही 3 बात रहेंगे। चुनाव बीतने जाने के बाद उनकी वही हालत होने वाली है। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद में जो लोग नाराज थे या जिनको नहीं पूछा हाँ, जा रहा था, उनको पूछा जाने लगा, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ ये टेम्परेरी फेस है और फिर वही ढाक के 3 बात हो जाएंगे। इसलिए आप आगे आइए, हिम्मत दिखाइए, देश के निर्माण में अपना योगदान दीजिए। ये तो बात हुई कांग्रेस की। इस बीच में आम आदमी पार्टी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया जिसमें कहा है कि वो हाउस टैक्स माफ कर देंगे। बीजेपी ने पिछले 10 सालों में एमसीडी में कुछ नहीं किया, तो आम आदमी पार्टी भी सीधे तौर पर अपनी एक तरह से लड़ाई अगर मान रही है तो वो बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा कर रही है, क्योंकि वो 10 साल तक एमसीडी में काबिज थी। देखिए, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जिस तरीके से एक के बाद एक दिल्ली की अनदेखी की है, आम आदमी पार्टी के लोगों ने पॉलिटिक्स के अलावा कुछ किया नहीं है। पंजाब में जब इलेक्शन था तो दिल्ली के अंदर भी जो है गुरमुखी में, पंजाबी में जो है हमारे जो गुरपुरब होते हैं उनके बोर्ड लगा दिए थे। पंजाब का इलेक्शन चला गया, पंजाब का इलेक्शन जाने के बाद बैसाखी आई, बैसाखी की मुबारकबाद भी इस पार्टी ने देना मुनासिब नहीं समझा। तो इनको चुनाव के समय में ही ऐसी सब चीज़ें याद आती हैं। और जो पार्टी पंजाब में किसी सिख को मुख्यमंत्री डिक्लेयर करने से गुरेज करती हो, वो पार्टी जो है एक समय में सिखों की ठेकेदार बन गई थी, आज वो भूल गई है क्योंकि पंजाब में इलेक्शन चले गए हैं। इसी तरीके से जब चुनाव आता है तो आज ये हाउस टैक्स माफ़ करने की बात करते हैं, जबकि इसी गवर्नमेंट ने एमसीडी को लिखा था कि आप अपने रेवेन्यू के सोर्सेज बढ़ाइए और हाउस टैक्स बढ़ाइए। तो जब अगर आप हाउस टैक्स माफ़ करना चाहते थे तो आप तो 2 साल से सरकार में, तो खाली चुनाव के समय में ही क्यों हाउस टैक्स माफ़ करना चाहते हैं। तो इनको नीयत में खोट है, ये केवल और केवल लुभावने नारे देना चाहते हैं ताकि लोगों को भ्रमित कर सकें, लोगों के वोट ले सकें। और इसके अलावा जो है कई होर्डिंग्स लगे हुए हैं कि बिजली पानी के दाम बढ़ जाएंगे अगर एमसीडी में। बिजली पानी के दाम कैसे बढ़ जाएंगे? अगर एमसीडी में मान लीजिए कोई और पार्टी पावर में आती है, भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर पावर में आ रही है, तो बिजली के दाम से कॉरपोरेशन का क्या लेना देना है? बिजली के दाम तो दिल्ली सरकार में है। तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों को धमका रहे हैं कि अगर आपने हमको वोट नहीं दिया तो हम बिजली के दाम बढ़ा देंगे। तो इनको मैं बताना चाहता हूं कि दिल्ली के लोगों को लोकतंत्र के अंदर धमकाने की कोई जगह नहीं है। इनको जो लोग कल तक अपने आप को आम आदमी कहते थे, आज घमंड से इतने उनका जो है सिर उठ गया है, और घमंड जो है वो तो रावण का भी नहीं रहा। तो अरविंद केजरीवाल क्या चीज़ है? एक आखिरी सवाल, शीला दीक्षित जी का आपने जिक्र किया, शीला दीक्षित जी उनको भी साइडलाइन किया गया फिलहाल। तो देखिए, मैंने ये कहा, मैं शीला जी जो है वो मेरे से उम्र में बहुत बड़ी है, मेरी माँ की उम्र की है। मैं उनका निजी, चाहे मैं जिस भी पार्टी में रहूँ,
ऐसा नहीं है कि मैं आज दूसरी पार्टी में आ गया हूँ तो कांग्रेस के लोगों का मैं सम्मान नहीं करता, या मैं कांग्रेस में था तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का सम्मान नहीं करता था। राजनीति में पॉलिटिक्स और अलग जगह है, लेकिन व्यक्तिगत सम्मान जो है वो अलग जगह है। तो मैं उनका आज भी बहुत आदर और सम्मान करता हूँ। मैंने उनसे ये कहा कि वो मुझे गद्दार कह रहे हैं, तो गद्दार, मेरे पास दो ही ऑप्शन थे कि या तो मैं कांग्रेस में एक कमरे में बंद करके पड़ा रहता जैसे शीला जी पड़ी हुई हैं। शीला जी को कौन पूछ रहा है? आप बताइए, आपने शीला जी को कभी किसी चुनाव में आते हो जाते देखा? उनको उनका कोई योगदान कांग्रेस की किसी कमेटी में देखा? तो वो तो अपने घर बैठी हैं, तो पार्टी में रह के भी वो कंपेन नहीं कर रही। तो अब गद्दारी पार्टी में रह के कंपेन नहीं करने की है या पार्टी से बाहर जाने की है? और या तो मेरे पास वही ऑप्शन था कि मैं शीला जी की तरह उस पार्टी में बैठा रहता और अपने घर में बैठ के एक नाम का कांग्रेस नेता हो जाता और भोज भाजता, या मैं बाहर निकल के लोगों की सेवा करता, या मैं ऐसी पार्टी ज्वाइन करता जो देश के हितों के लिए, देश के सिपाहियों के लिए, देश के आर्म फोर्सेस के लिए, देश के सम्मान के लिए लड़ रही है। तो देश के सम्मान से लड़ने वाली पार्टी में आके गद्दार कहलवाना मैंने बेहतर समझा, बजाय कि मैं बोझ बन के वहां रहता। तो ये थे अरविंदर सिंह लवली, जो कि साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि कांग्रेस की जो नीतियां थी वो उससे भटक गई है, लिहाजा इनके पास कोई विकल्प नहीं था और अब इन्होंने थामा है बीजेपी का दामन। हालांकि इस बीच ये भी साफ कर रहे हैं कि किसी लोभ के चलते या किसी जो है शर्त के साथ में नहीं आए हैं, लेकिन जो बीजेपी की नीतियां थी उसका पालन करते हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जिस तरीके से देश हित को लेकर के बातें की हैं उसको ध्यान में रखते हुए ज्वाइन की है बीजेपी। और फिलहाल आज की डेट में अरविंदर सिंह लवली हैं बीजेपी के नेता। कैमरा पर्सन मोहित के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो अरविंदर सिंह लवली बीजेपी में चले गए हैं, लेकिन दिल्ली में उन्होंने काफी बेहतर काम किया था जब तक वो कांग्रेस में थे। उन्होंने आरोप लगाया अजय माकन पर कि वो ड्रामेबाज है, और उन्होंने ये भी कहा कि आला कमान से वो इस बारे में बात भी करना चाहते थे, लेकिन 2 सालों से बात ही नहीं हो पाई है कांग्रेस के आला कमान से। नाराज होकर अरविंदर सिंह लवली ने पार्टी छोड़ी और बीजेपी ज्वाइन की। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।